प्रणाम। कृष्णेंद्र कथा में समय यात्रा कर रहे हैं हम लोग, और समय यात्रा में आज हम समझेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पूरी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड मतलब पूरी पृथ्वी के पूरे मानव जगत को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, और खासकर महिला जगत को, फीमेल कम्युनिटी को, कन्या जगत को, यानी फीमेल जेंडर को जो सबसे ज्यादा वो है इंपॉर्टेंट है, उसके लिए समझना और जानना, और समझना जानना फिर उसको देखना कि क्या करना चाहिए हमें। तो उसके लिए जो टॉपिक चुना गया आज का वो है जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन वर्सेस जेंडर इक्वेलिटी। जेंडर इक्वेलिटी चल रहा है और जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन का पता नहीं है कि जेंडर इक्वेलिटी क्यों, क्या ये एक मिथ है जिसके पीछे लोगों को भगाया जा रहा है या भाग रहे हैं लोग, और जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन जो कि रियलिटी है उसका पता ही कुछ नहीं है। और वो अगर पता लग जाए तो मेरे ख्याल से जेंडर इक्वेलिटी का सवाल कम से कम महिलाएं तो नहीं उठाएंगी। क्यों? क्योंकि जेंडर इक्वेलिटी और जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन को समझना बहुत जरूरी है। अगर जेंडर इक्वेलिटी के चक्कर में पड़ेंगे तो अर्धनारीश्वर तक मैक्सिमम पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में समझेंगे तो हम अर्धनारीश्वर से पूर्ण नारीश्वर तक बन सकते हैं। पुरुष पूर्ण नारीश्वर और कन्या पूर्ण नारी बन सकती है। जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अर्धनारीश्वर, ना पूरी नारी ना पूरा पुरुष, तो दोनों ही कंफ्यूजन में रहेंगे। तो क्या हमें जेंडर इक्वेलिटी को परस्यू करना चाहिए या हमें जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ चलना चाहिए? आज हम थोड़ा सा इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। कृष्णेंद्र कथा में समय की यात्रा कर रहे हैं हम लोग। समय की यात्रा में कृष्णेंद्र कथा में समय की यात्रा, और मैं आपका एंकर अश्विनी, डिजिटल लिविंग का। हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज को कबाड़ फॉर्म में लाया जाए। कबाड़ फॉर्म क्या है? कबाड़ मीन्स किल ए बैड रेफरेंस, यानी हम जो आज की तारीख में जो बैड रेफरेंसेस फॉलो कर रहे हैं उनको डिस्कार्ड करें और नए रेफरेंसेस जो कि सेट हो चुके हैं उनको समझें और अडॉप्ट करें। आज की तारीख में सब समझदार प्राणी हो चुके हैं काफी हद तक, तो वो समझते हैं, फर्क समझते हैं। खासकर आज की टीनेज जनरेशन, उनको समझ में आता है कि भैया ये क्या है, ये क्या है, क्या गलत है, क्या ठीक है, साइंस ठीक कह रही है या टेक्नोलॉजी ठीक कह रही है। तो अब लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, साइंस को डिस्कार्ड कर चुके हैं ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि साइंस बेचारा रेफरेंस ही नहीं बना पा रहा। साइंस आज तक कोई रेफरेंस बना ही नहीं पाया, एक भी रेफरेंस नहीं क्रिएट कर पाया। तो इसलिए साइंस को अब डिस्कार्ड करने लग गई है जनरेशन, और टेक्नोलॉजी के पीछे भागती है। यंगर जनरेशन कहती है इट शुड बी सेल्फ प्रूवन। जो सिस्टम सेल्फ प्रूवन नहीं है, या मैं अपने आप उस सिस्टम को प्रूव नहीं कर सकता, तो समझो कि बेकार है, वो सिस्टम को मैं अडॉप्ट नहीं करूंगा। आज की टीनेज जनरेशन क्या कहती है? मैं जरा इसको स्टैंड पर लगा दूं। कृष्णेंद्र कथा कर रहे हैं, ये कृष्णेंद्र पचारिका है, और कौंजल्यला मानव जगत का शुभ चिंतक, निश्चल गुरुजी भी कहलाते हैं। कौंजल्यला इज आकाश तत्व का मालिक। कौंजल्यला महाविष्णु का एक रूप है, और वो है आकाश तत्व का मालिक। आकाश तत्व को कैसे उपयोग करना है, क्या उसका फायदा है, क्या करोगे, कैसे करोगे। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश को पिता तत्व कहा गया है, तो पिता का कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता, पिता आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और उसके लिए कंडीशन है कि पिता ऐशो पिता होना चाहिए। ऐशो प्राणी पहले हो, फिर वो ऐशो पति बने, फिर वो ऐशो पिता बने। तब नॉर्मल तो पिता बनेगा तो वो तो फिर कंफ्यूज रहेगा ही, वो खुद ही कंफ्यूज होगा तो आपको क्या देगा, आपको डायरेक्शन नहीं दे सकता है।
दिशा समझने का काम है 90% काम दिशा समझने का है और 10% काम मेहनत का है। मेहनत का परिणाम मिलता है 10% और दिशा समझने का परिणाम मिलता है 90%। यानी अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो अगर आपने ठीक दिशा चुनी है तो 90 रुपए आपके जो है दिशा ठीक चुनने के हैं और 10 रुपए मेहनत के हैं। आप इससे अंदाजा लगा लो कि अगर आप कहते हो कि आपने मेहनत बहुत करी तो वो मेहनत किसी काम की नहीं है अगर वो दिशाहीन है। तो क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि दिशाहीन मेहनत कर रहे हैं। हम कंफ्यूज क्यों हैं? क्योंकि हम दिशाहीन पढ़ाई कर रहे हैं। हम जो है अपने को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे को अपनी तरफ देखने के लिए दिशा कौन सी है। मतलब क्या हम अपने आप को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। क्यों? हमें मिरर की सहायता लेनी पड़ती है, शीशा देखना पड़ता है। कारण टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के बिना आप अपने आप को अंदर नहीं देख सकते हो। तो अज्ञानी सभ्यता में बैड रेफरेंसेस आ गए थे जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। महाभारत के बाद स्पेशली, महाभारत से ही थे वैसे तो, पर पहले भी थे। रावण को ज्ञानी कहा गया है पर वो दूसरे की पत्नी उठा करके ले गया। कितना मूर्खता का काम है, कितनी बड़ी मूर्खता हुई उससे कि तो फिर उसका ज्ञानी होने का फायदा क्या हुआ? मैं जरा इसको कैमरे को अब अपनी तरफ कर लेता हूं। मुझे दिखाना था योग एंड योगा। लोग इन दो शब्दों को नहीं समझ पाए। लोग योगा को कहते हैं, अंग्रेजी में योगा कर दिया और हिंदी में योग। भाई ऐसा नहीं है। ये जो रिवॉल्वर सी दिख रही होगी आपको एक, और ये है कुछ ना कर गुरु जो बैठे हैं उस रिवॉल्वर का कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ ना कर गुरु, कुछ ना कर शब्द को समझो, नाम को समझो कितना इंपॉर्टेंट है। और रिवॉल्वर है टू किल जर्म्स। टू किल जर्म्स यूज योग एंड योगा। और ये सीमाल्वर है। एक्चुअली रिवॉल्वर जैसी दिखती है पर ये सीमाल्वर है। सीमाल्वर यानी लिमिट कर देती है जर्म्स के अटैक को। इमेजिन। और ये कब से चल रहा है? 2016 में तो ये प्रिंट हो चुकी है। ये प्रचारिका है, कृष्णेंद्र प्रचारिका। यानी कृष्णेंद्र के बारे में चर्चा चल रही है तब से। वैसे कृष्णेंद्र आ गए थे 2011 में, 11 नवंबर 2011 में, लेकिन ब्रह्मांडधीश बने हैं अब 2023 में। 2023 में। तो ये हम चर्चा कर रहे थे, हमारा टॉपिक है। मैं अब इसको जरा चेंज कर लूं जी, और इसको मैं उस पर लगा देता हूं, क्या कहते हैं, आपके स्टैंड पर, जिससे कि वो ना हो, कंफ्यूजन ना हो और मेरे को मतलब पकड़ना ना पड़े। मैं स्टैंड पे लगा देता हूं। मेरा रोज का ही काम है ये, तो मैं करता ही हूं रोज। तो अब मैं दिखाई दे रहा हूं। प्रणाम। आज का जो विषय हमने रखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय रखा है। वो है क्या? जेंडर इक्वेलिटी वर्सेस जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन। यानी जेंडर, एक मिनट जरा, ये थोड़ा सा ना मेरे को लगता है कि, अच्छा वो चार्जर लगा हुआ है ना, कोई बात नहीं, हो गया जी। तो जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, और जेंडर इक्वेलिटी, हम दोनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जेंडर इक्वेलिटी वर्सेस जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन है हमारा टॉपिक आज का। अब और कबाड़ फॉरम की मैंने एक बात की, पता नहीं मैंने लास्ट टाइम आपको शायद एक छोटी सी किताब दिखाई होगी, अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रही है यहां पर। उसमें ना एक छोटा सा साइन बना हुआ था, कबाड़ फॉरम। कबाड़ यानी किल ए बैड रेफरेंस, और ये 2004 में बना था। कबाड़ फॉरम का जो स्थापना हुई थी वो 2004 में हुई थी, और पता है कहां हुई थी? जालंधर में। पंजाब में एक शहर है जालंधर, बहुत ही मतलब बढ़िया शहर है, अच्छा शहर है। मेरे को लगता है कि टेक्नोलॉजी का जन्म वहां पे कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। आपने एक नाम सुना होगा, राक्षस जालंधर। जालंधर राक्षस थे जिनको विष्णु ने मारा था। और जालंधर को विष्णु ने कैसे मारा? उसकी शक्ति का हरण करके।
और उसकी शक्ति कौन थी? उसकी पत्नी। जालंधर की सारी शक्ति उसकी पत्नी में थी। मतलब इमेजिन कि जालंधर नाथ में उनकी पत्नी की सारी शक्ति थी। तो ये पत्नी का आज की तारीख में पत्नी के साथ तो कैसा वो क्या हालत हो गई है घरों की। पत्नियों को दोष दिया जाता है कि वो घर को बनने नहीं देती हैं। तो इसका कारण क्या है? जालंधर नाथ इतना बढ़िया एग्जाम्पल समझने के लिए है कि उसकी शक्ति थी उसकी पत्नी। विष्णु ने उसकी पत्नी का सहारा लेकर के और जालंधर नाथ का वध किया। जालंधर नाथ नहीं, सॉरी, जालंधर राक्षस। अब जालंधर देखो कंफ्यूजन कितना है कि जालंधर नाथ एक अलग वो है, नाथ संप्रदाय के हैं। जालंधर राक्षस जो है वो एक अलग प्राणी है। और जालंधर राक्षस जो है वो तो बहुत पुराने हैं। और जालंधर नाथ तो महाभारत के बाद के हैं। नाथ संप्रदाय तो महाभारत के बाद आया था भाई। और जालंधर राक्षस तो सतयुग के आसपास के थे, त्रेता युग के रहे होंगे शायद, सतयुग के एंड के या त्रेता युग के शुरू के, पता नहीं। आप पुराण और उसमें देख सकते हो ना, आपके पास पुराण और उपनिषद और वेद इतनी सारी जानकारियां हैं वहां पर उपलब्ध। तो जालंधर का आपको रेफरेंस मिल जाएगा। जालंधर दो हैं, एक जालंधर नाथ और एक जालंधर राक्षस। जालंधर राक्षस का वध किया था विष्णु ने। जालंधर की शक्ति थी उसकी पत्नी में, पर जालंधर नाथ ने तो विवाह ही नहीं किया था। अब देखो कमाल, देखो जालंधर नाथ ने विवाह नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपको अगर जालंधर नाथ की कथा समझनी है तो मैं आपको पढ़ के भी सुना सकता हूं कि जालंधर नाथ की, एक सेकंड जरा देखता हूं। मैं यहां पर गोरख पुराण पढ़ी थी कहीं पर, एक गोरख पुराण एक पुस्तक है बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं लेकर आता हूं उसको, देखता हूं यहां कहीं होनी चाहिए। मैं एक सेकंड में आया, देखता हूं कि पड़ी थी यहां पर। नहीं मिली, वो पता नहीं कहां रख दिया किसी ने, तो वो मेरे को नहीं मिली। एक ये है, एक ये पुस्तक है 10 महाविद्या, महाकाली की 10 महाविद्याएं कहलाती हैं। तो ये पुस्तक है, ये गोरखपुर की लिखी हुई छपी हुई पुस्तक है। और वो जो मैं गोरख पुराण की बात कर रहा हूं, गोरख पुराण गई कहां? कमाल, इतनी बढ़िया पुस्तक थी, वो तो कहां रख दी मुझे पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। उसमें एक मैं आपको जालंधर नाथ की कथा पढ़ के सुनाता था। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट उसमें सुनाऊंगा कि जालंधर नाथ जो है उनके ना वो एक किसी बहुत समृद्ध उसके पुत्र थे। और उनका विवाह, वो मेरे ख्याल से 12, 13, 14 साल के हुए होंगे, तो विवाह उनका करने की बात हुई शुरू कि अब इनका विवाह कर देना चाहिए। कोई बहुत अच्छी सी कन्याएं देखी गई जो बहुत सुटेबल थी, ज्योतिष के गणित किया गया और देखा गया, समझा गया। और फिर दोस्तों के साथ उनके यार दोस्त तो थे ही जालंधर नाथ के, नाथ वो बाद में बने थे, तो उनके यार दोस्त थे बहुत सारे। तो बातें होती थी, अब तेरा विवाह हो जाएगा तो ये होगा वो होगा, जैसा होता है विवाह के टाइम पे जो यार दोस्त बात करते हैं बच्चों से, बच्चे जिसका भी मतलब विवाह हो रहा है उसके साथ नेचुरली हंसी खेल जो चलता है, आज भी चलता है। तो उसको समझ में आया कि विवाह करना तो मूर्खता है। जालंधर की समझ में आ गया बहुत सारे, क्योंकि जो उसके यार दोस्त थे उनमें कुछ का विवाह हो चुका था, कुछ का नहीं हुआ था, कुछ थोड़े छोटे थे, कुछ थोड़े बड़े थे, कुछ उसके बराबर के थे। खेलते खेलते में बातें होती थी।
पर जालंधर नाथ कितना समझदार था, उसको समझ आ गया कि विवाह करना तो मूर्खता है। मतलब इमेजिन मैं क्या करूं, एक तो मैं बता रहा हूं कि जालंधर जो थे राक्षस, उनकी सारी शक्ति पत्नी में थी, पत्नी के वजह से उनके पास सारी शक्ति थी, और यह पुरानी बात है, तो जालंधर को इस बात का पता होगा डेफिनेटली। और फिर उसने ये बात कही कि विवाह करना तो मूर्खता है, मैं विवाह नहीं करूंगा, और रात को घर से भाग गया। भाग गया, और क्या तो समझ में आया, कहां गया, क्या किया क्या नहीं किया, वो सारी पुस्तक के अंदर स्टोरी दी हुई है, कहानी कथा दी हुई है, मेरे को अभी मिली नहीं है तो मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगा, पर फिर सुनाऊंगा, उसमें पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि पढ़ के सुनाने में उसका वो शब्दावली ठीक से मिल जाएगी, अभी मुझे पता नहीं है। पर वो भाग गया, और फिर उसके बाद उन्होंने जो काम किए वो एक ऐसा रेफरेंस बन गया कि आज उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जालंधर नाथ के पहले थे मच्छेंद्र नाथ, और इनके सबके गुरु थे दत्तात्रेय। तो जालंधर नाथ के गुरु भी दत्तात्रेय थे, उन्होंने उसकी पूजा पाठ, पूजा आराधना, सेवा, जो कुछ भी किया होगा मुझे नहीं पता, वो एक्चुअली उसी में पता लगेगा किताब से ही। आप गौरव पुराण कहीं पर भी लेकर के पढ़ के देख सकते हैं, जालंधर नाथ की कथा पढ़ लें, या कहीं और मिलती हो आपको तो वहां पढ़ ले आप। तो विवाह के रिलेटिव रेफरेंस में पढ़ना है, बाकी ज्यादा जरूरत नहीं है पढ़ने की, पर विवाह के रेफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोग जेंडर इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने जो रचना की, जो कुछ भी ग्रंथ लिखे, या जो कुछ भी दिया उन्होंने संसार को उपयोग करने के लिए, बाबा गोरखनाथ उनके बहुत बाद आए थे, और जालंधर नाथ के बहुत सारे चेले थे, शिष्य बहुत सारे। पर जालंधर नाथ के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, पता है क्यों? उसका बहुत सिंपल सा कारण है, जालंधर नाथ के बारे में जानकारी इसलिए उपलब्ध नहीं है, ज्यादा उपलब्ध तो है, जीरो नहीं है, जानकारी है, पर ज्यादा उपलब्ध नहीं है उनके बारे में जानकारी, वो छुपा दी गई। किसने छुपाई अब ये पता नहीं है मेरे को, पर यह पक्की बात है कि वो छुपा दी गई। आज भी शायद नाथ संप्रदाय में हम संपर्क करेंगे तो हमें जानकारी मिल जाए। उन्हीं के उसमें शिष्यों के उसमें लाइन में आते हैं गोगा पीर, रामदेवरा, और मतलब उनका कमाल था, उनका एनर्जी लेवल, ऊर्जा, ये जो मस्तिष्क है, आकाश तत्व है, कितना ज्यादा जागृत था। ये आपको एक्चुअली वो किताब में सुनाता ना मैं आपको पढ़ के, तो आपको बहुत आनंद आता कि कितना जागृत था उनका आकाश तत्व कितना जागृत था उनका, कि उनके कोई भी चीज उनके सिर पर रखी हुई है, कितना ही वजन रख दो, उनके सिर पे कितना ही वजन रख दो, उनके सिर पे आता ही नहीं था, वो सारा का सारा उनके सिर से 2 इंच ऊपर चलता था। वो चलते रहते थे, उनके ऊपर जितना मर्जी बैठ जाए, जो मर्जी सामान, जितना मर्जी और जो मर्जी जैसा मर्जी सामान रख दो। मेरे ख्याल से इसीलिए वो छुपा दिया गया कि ऐसा संभव हो ही नहीं सकता, इसीलिए छुपा दिया गया होगा वो। तो वो एक इतना मतलब कमाल का प्राणी था, ऐसा आज तक मेरे को नहीं लगता कोई हुआ है कि जिनका आकाश तत्व, पुरुष जिसका आकाश तत्व इतना जागृत हो जाए कि कोई भी चीज उनके सिर पर आ ही नहीं सकती है, सिर से 2 इंच ऊपर रहेगी। इतनी मोटी लेयर उनकी बन गई थी, उनकी कम्युनिटी शील्ड की, कम्युनिटी शील्ड कहते हैं हम आज उसको, आकाश तत्व की बनती है वो कम्युनिटी शील्ड।
तो उनकी कम्युनिटी शील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई थी, इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि उनके सिर के ऊपर कोई बोझ आता ही नहीं था, बोझ ही नहीं आता था बिल्कुल भी। आकाश तत्व का कमाल है ये। आकाश तत्व जितना कंसंट्रेटेड होता जाएगा उतनी ही स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। पानी जो है, आप पानी को जमाते हैं, बर्फ से सिकाई करते हैं, पानी से सिकाई नहीं होती। गर्म पानी से सिकाई होती है, नॉर्मल पानी से या ठंडे पानी से सिकाई नहीं होती, लेकिन बर्फ से सिकाई होती है चोट लगने पर। क्या कारण है पता है आपको? बहुत सिंपल सा कारण है, क्योंकि बर्फ में आकाश तत्व कंसंट्रेट हो जाता है और घुटनों की सिकाई के लिए बहुत यूजफुल है वो, हड्डियों की सिकाई के लिए। गर्म पानी मसल्स की सिकाई के लिए अच्छा है, लेकिन हड्डियों की सिकाई के लिए बर्फ चाहिए आपको, कंसंट्रेटेड आकाश तत्व ज्वाइंट्स के लिए, क्योंकि ज्वाइंट्स को आकाश तत्व के बिना ज्वाइंट्स चल नहीं सकते। आकाश तत्व के बिना चल नहीं सकते। और आकाश तत्व अगर आप आपकी जो फिंगर्स है ना, ये फिंगर्स जो है, इसमें खासकर ये उंगली और ये अंगूठा, खास अंगूठा, फिर ये उंगली और फिर ये 3 उंगली और फिर 4। पहला अंगूठा, फिर ये उंगली, फिर ये 2 उंगली, फिर ये 3 उंगली, फिर 4 उंगली। आकाश तत्व के लिए ये आकाश तत्व से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, एंटीना का काम करती है ये, आकाश तत्व को रिसीव करने का और डिलीवर करने का खासकर उंगलियां डिलीवर ज्यादा करती हैं, उंगलियां और अंगूठा डिलीवर करते हैं, सॉरी रिसीव नहीं, डिलीवर। रिसीव करने के लिए तो बहुत कुछ है, रिसीव करने के लिए तो नाभि है, 10वां द्वार जिसको कहा गया है। अब इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, पर 10वां द्वार जो होता है वो नाभि होता है, वो रिसीव वो करता है। और डिलीवर करते हैं ये अंगूठा और उंगलियां डिलीवर करती हैं आकाश तत्व। मैं बात आकाश तत्व की कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि हम लोग जेंडर इक्वेलिटी और जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर रहे हैं। अब टॉपिक हमारा जो है जेंडर इक्वेलिटी एंड जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन है, और उसके अंदर प्राइम रीजन ही है आकाश तत्व कि जेंडर इक्वेलिटी में हम लोग आकाश तत्व को बराबर करने की सोच रहे हैं। क्योंकि आकाश तत्व क्या है? मेंटल कैपेबिलिटी। आकाश तत्व डायरेक्टली मेंटल कैपेबिलिटी से रिलेटेड है। अब सोच लो कि जेंडर इक्वेलिटी कैसे संभव है भाई? मेंटल इक्वेलिटी तो हो ही नहीं सकती, किसी की भी नहीं हो सकती। 2 पुरुष की नहीं हो सकती, 2 स्त्रियों की नहीं हो सकती, तो जेंडर इक्वेलिटी कैसे हो जाएगी? तो जेंडर इक्वेलिटी एक मिथ है, मिथ जो संभव ही नहीं है किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में। यही कारण था जालंधर नाथ बनने का। विवाह नहीं किया, विवाह फिक्स हो गया था, विवाह की डेट फिक्स हो गई थी, बारात लेकर जानी थी, भाग गए वो। यही कारण है कि उन्होंने कहा नहीं, पहले मैं स्त्री को समझूंगा। वो भागे क्यों थे उसका कारण किसी ने नहीं क्योंकि उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ये पता ही नहीं कि वो भागे क्यों थे। तो उन्होंने कहा मैं पहले नारी को समझूंगा, इसलिए भागा। नारी को समझूंगा और फिर अगर देखूंगा कि मेरे विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मच्छेंद्रनाथ ने यह नहीं किया था, वो तो उन्होंने ब्याह किया ही नहीं था।
पर मच्छेंद्रनाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ, इनकी भी कहानी है। वो गोरख पुराण में आपको सब मिल जाएंगी और मैं आपको एक एक करके सुनाऊंगा जो जो रेलेवेंट होंगी टॉपिक से, तो वो सुनाता रहूंगा। मेरी किताब अगर मेरे को मिल गई तो मैं जोड़ूंगा, उसको अपने साथ रखूंगा। लास्ट टाइम की अगर आप कथा सुनेंगे तो वो शुरू से होती है, लास्ट टाइम या उससे पहले वाली, वो आप देख सकते हैं। उसमें गोरख पुराण मैंने दिखाई थी। खैर, तो जेंडर इक्वेलिटी एक मिथ है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेंटल एबिलिटी आकाश तत्व पर निर्भर करती है और आकाश तत्व सबका अपना अपना जेंडर इक्वालिटी में। बल्कि फीमेल जो राक्षस, जालंधर राक्षस की बात मैंने क्यों करी थी कि उसकी सारी शक्ति उसकी पत्नी से थी, इसीलिए करी थी कि फीमेल को 6 सेंसेस मिलती है, पुरुष को 5 मिलती है। तो जेंडर इक्वालिटी कैसे हो जाएगी भाई? जब आपका सेंस का ही डिफरेंस है, आप सेंसेस को कैसे बराबर करोगे? तो जेंडर इक्वालिटी तो सवाल ही नहीं उठता, पॉसिबल ही नहीं है। तो जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन की वरी करो, जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन को समझो, जेंडर इक्वालिटी भूल जाओ, बेकार है, उलझे रहोगे उसमें, कुछ नहीं मिलेगा। फीमेल्स को समझना है ये बात, कुछ नहीं मिलेगा। जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन इंपॉर्टेंट है। फीमेल कंफ्यूज रहती है जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन के कारण, मेल कंफ्यूज रहता है जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन के कारण। फीमेल की शक्ति को पुरुष यूज कर सकता है, राक्षस जालंधर ने बताया। और स्त्री को बिना समझे अगर विवाह कर लेता है पुरुष, तो दोनों के दो बर्बाद। जालंधर नाथ ने बताया ये कि बिना स्त्री को समझे, बिना नारी ज्ञान के, बिना स्त्री ज्ञान के अगर आप विवाह करते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो बोझ लाद लिया, दोनों ने एक दूसरे का बोझ लाद लिया, बस। वो भी सिर के ऊपर। अपनी कम्युनिटी शील्ड तो बिल्ड करी नहीं कि बोझ आपके सिर पर ना आए, वो तो नहीं किया, पर बोझ लाद लिया, अपना उसके ऊपर लाद लिया और उसका अपने ऊपर लाद लिया, और दोनों दुखी। और आज दिख रहा है। तो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि जब हम 6 सेंसेस और 5 सेंसेस का फर्क समझेंगे तो आपको पता लगेगा जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। फीमेल में 6 सेंसेस होती है, मेल में 5। और लोगों को कंफ्यूजन है कि इंट्यूशन एक सेंस है। अरे भाई लोगों, कहीं तो निकलो यार, कुछ तो करोगे, कुछ तो करोगे, कुछ समझोगे कि नहीं कि 6 सेंसेस हैं। इंट्यूशन किसी को भी हो सकती है, जेंडर डिपेंडेंट नहीं है वो। इट कैन बी एनी जेंडर कैन हैव इंट्यूशन कैपेबिलिटी। इट इज ए गिफ्ट बाय द नेचर। बट senses have been given by gender wise। फीमेल जेंडर को 6 सेंसेस दी गई हैं। इसीलिए अंग्रेजी में मैन और वो मैन कहा गया है। पता है वो मैन का मतलब शब्दों को ही समझ नहीं आया। शब्द तो दे दिया पर शब्दों का मतलब नहीं पता। मैन वो मैन कर दिया उसको। भैया हिंदी का वो लिया है क्या? पता है तुम्हें कि वो हिंदी से लिया गया है। मैन वो मैन मतलब दोनों मैन हो गए ना। अब दोनों मैन आपस में विवाह करेंगे तो वो गे कल्चर आ गया। मतलब आई एम सरप्राइज कि हम कर क्या रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी के लफड़े में पड़ के तो हमने जिंदगी अपनी खराब कर ली।
मैन वो मैन, मेल फीमेल, और जानवरों में चले जाए तो शी मेल। मतलब कमाल है यार, ही और शी, एक्स लगा दिया। और अब मैं क्या कहूं, बताओ, कहूं कुछ का कहने का फायदा नहीं है ना, क्योंकि शब्द ऐसे हैं अंग्रेजी के, वो कहोगे तो फिर कहीं और पहुंच जाएगा। वो एक्स का मतलब क्या होता है? तो हम वोमेन तक ही रहते हैं, वोमेन से अच्छा समझ में आएगा। मैन वो मैन, मतलब ये मैन वो मैन, तो दोनों मैन ने आपस में शादी करी। इसका यार ये तो संभव है, तो गे कल्चर को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, गे कल्चर आ गया। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? अर्धनारीश्वर था, उसको भूल गए। भैया अर्धनारीश्वर है तो तुम गे से, मतलब लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है, क्या फर्क पड़ता है? अर्धनारीश्वर को देखो तो कोई भी किसी से शादी कर ले, क्या इममटीरियल। शादी का मतलब लोगों ने ये बना लिया, मतलब इमेजिन आज शादी को क्या कहा जाता है? विवाह। विवाह को क्या कहा जाता है? विवाह शब्द ज्यादा बेटर है, शादी से कंफ्यूजन हो जाता है यार। शादी शब्द से कंफ्यूजन हो जाता है, विवाह शब्द को समझना जरूरी है। वाह, जय विजय, यानी जय हो, जय पर विजय हो तो वो विजय है, और जय नहीं होगी तो विजय कैसे होगी? जय का विशेष ज्ञान ही विजय है। जय हो यानी जय को समझ करके जय हो। किसकी जय करनी है ये समझोगे तो विजय होगी आपकी। जय हो आपने करनी है और विजय आपकी होगी। ऐसे ही वो जय हो का मतलब यही हुआ कि मैन वो मैन की अगर आप जय करोगे तो आपकी विजय होगी। कितना साधारण है समझना, कोई समस्या ही नहीं है। वो मैन की जय करोगे तो आपकी जय विजय होगी। अब आप विजय चाहते हो कि नहीं चाहते हो? और वोमैन की जय करोगे किस बात पे? भैया जब तुम्हें पता ही नहीं है वोमैन को, तो तुमने समझा ही नहीं, तो जय करोगे कैसे? आज भी जय माता दी की इंपॉर्टेंस है, पर जय माता दी की होनी चाहिए, जय नारी दी की, जय नारी की। जय कन्या, कन्या की पूजा की जाती है। कन्या पूजन का विशेष नवरात्रों में। नवरात्रों में क्यों खाली भाई? 4 बार नवरात्रे आते हैं, पता है आपको? चारों बार अगर आप कन्या की पूजा शुरू कर दो करना, तो जय हो अपने आप निकलेगा। पर समझ करके पूजा ऐसे ही कर लोगे क्या किसी की? जय हो ऐसे ही कर दोगे क्या किसी की? जय हो करने का मतलब है कि आप उसको अपने से बेटर समझते हो, अपने से सुपीरियर समझते हो, अपने से ऊंचा समझते हो उसको, तभी आप जय हो करोगे उसको। और ऐशो नारी है तो उसकी जय हो करोगे आप, पक्की बात है। पर अगर सिंपल नारी है तो वो तो फिर विवाह भी नहीं करने लायक, वो तो फिर विवाह करने लायक भी नहीं है। आप कर सकते हो, अगर आप ऐशो पुरुष हो तो आप कभी नहीं करोगे, नारी से विवाह नहीं करोगे, ऐशो नारी से विवाह करोगे। और अगर ऐशो पुरुष हो तभी आपको ऐशो नारी वो जय हो करना आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। विजय चाहिए तो ऐशो नारी की आपको वो करनी पड़ेगी, जय हो। कोई हल नहीं है आपके पास। जय माता दी करने से काम नहीं चलेगा। नारी शक्ति, नारी शक्ति इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर है। अर्धनारीश्वर ने नारी शक्ति का वर्णन किया है कि नारी शक्ति पुरुष में भी होती है, स्त्री में भी होती है। पर क्या स्त्री में पुरुष शक्ति होती है? नहीं होती, नहीं होती। नारी में नारी शक्ति होती है, पर पुरुष में भी नारी शक्ति होती है। लेकिन जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो दोनों में होती है। और जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन एक्चुअली, जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन टाइप बहुत सारे हैं।
डिग्री बहुत बड़ी है, कहां से 0 से लेके और 90 डिग्री तक हो सकती है। डिग्री, फिर अंश, फिर अंशांश, वो होता है ना एक वो मिनट और सेकंड। 5 डिग्री 10 मिनट्स 3 सेकंड, आवर मिनट सेकंड होते थे ना घड़ी में, लेकिन डिग्री में भी जब वो गोला होता है उसमें भी इतने होते हैं। आवर नहीं, सॉरी, डिग्री, मिनट, सेकंड। आप देख लो किसी से भी सर्कल का जब वो नापते हो आप, सर्कल के पैरामीटर नापते हो ना, तो डिग्री जो आती है, 90 डिग्री का कोण बनाया है, 90.345 6 डिजिट तक जाता है वो भी। 2 मिनट और 2 सेकंड, 2 डिजिट मिनट के और 2 डिजिट सेकंड के, पर वो 99 तक जाते हैं मेरे ख्याल से अंश में, पता नहीं मेरे को, देख लेना आप। ज्योमेट्री की चीज है ना, मेरी बस की कहां है ज्योमेट्री, मैं भैया कृष्ण था कराने वाला, ज्योमेट्री मेरे बस की कहां है। पर किसी भी 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में की ज्योमेट्री क्लास में देख लेना आप कितना होता है, डिग्री कितनी होती है। तो जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन की जो एक्यूरेसीज हैं वो 6 डिजिट में है। 9,99,999, 9 लाख, ऑलमोस्ट 10 लाख, एक कम 10 लाख। उन्ना कोटी अगर आपने सुना हो, कोई वो नागालैंड पता नहीं कौन सी जो स्टेट है जहां पर मूर्तियां बनी है, उन्ना कोटी, 1 करोड़ से एक कम। ये ना 1 करोड़ से एक कम का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी छुपी है इस शब्द में, एक कम। अभी जो ये 99,999 महायुगों के लिए ऐशो सभ्यता दे दी गई है, भाई 9,999 के लिए दी गई है, उसके लिए क्यों नहीं दी गई? 1 लाख कर देते, एक कम 1 लाख। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एक कम क्यों। उन्ना कोटी रेफरेंस है, उन्ना कोटी मूर्तियां बनी है वहां पर देवी देवताओं की, तो देवी देवताओं की कह दिया उसको, पर वो सारी देवताओं की है। 1 करोड़ देवी देवता हैं, पर वहां पे एक कम लगाई है। और सोचो आपके एक कम क्यों है? क्योंकि जो बनाने वाला था वो भी देवता था और उसने अपनी नहीं बनाई। बस इतना सही तो है। कितना सिंपल सा साधारण सा वो है, वो मैन। समझो, मैन मैं हूं, पर मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा कि मैं मैन हूं नहीं हूं, पर उसको देख के पता लगा कि मैं मैन हूं, तो वो मैन, आई एम मैन। तो ये वो जो है वो एक कम की बात हो रही है, यानी वो मैन है तो मैं मैन हूं, तो मैं एक कम हो गया। तो नाम ही बता रहा है अपने आप ही कि वोमेन का मतलब है मैन से एक फालतू कम से कम। हमेशा रहेगी। तो भैया पूजा तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना, क्या करोगे तुम? हल्दी नहीं है तुम्हारे पास। और पूजा शब्द का मतलब ये नहीं होता आरती उतार दी। पूजा का मतलब होता है प्रोसीजर अडॉप्ट करो। 7 फेजेस है लाइफ में, 7 फेजेस ऑफ एशो सभ्यता ने बताया है। एशो सिविलाइजेशन हैज कन्वेड 7 फेजेस ऑफ लाइफ। उनको समझो, और हर फेज में क्या करना है, सबके प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, सबके नामकरण हुए हैं, उनको समझो। तब पता लगेगा आपको कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और जब आपकी स्ट्रेंथ पता लगेगी तो आपको अपने आप पता लगेगा। इक्वेलिटी देखो, मैन और वोमेन इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग एटलीस्ट 1 मोर। सामने वाले में एटलीस्ट एक ज्यादा है। वो एक ज्यादा क्या है? 6th सेंस। दैट्स इट। कितना आसान है समझना कि मैन में एक सेंस कम है, वोमेन में एक सेंस ज्यादा है। अगर इतनी सी बात समझ लोगे तो मैन और वोमेन का चक्कर सारा समझ में आ जाएगा काफी हद तक। जय हो किसकी करनी है पता लग जाएगा। अगर आपको विजय चाहिए,
अगर पुरुष को विजय चाहिए तो उसको स्त्री की जय हो करनी ही पड़ेगी, नारी शक्ति की। और वो तब तक नहीं कर सकता जब तक उसको पता ना लगे कि जय हो क्यों करूं। नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही जय हो करते रहोगे तो फिर तो आपको वैसे ही कुछ नहीं मिलेगा। मूर्ख समझेंगे आपको, लोग समझेंगे कि आप कर ही रहे हो मूर्खता। जब तक आपको ये कारण नहीं पता लगेगा कि जय हो किस कारण से कर रहा हूं मैं, तब तक जय हो करते रहो, उससे कोई मिलेगा थोड़ी। प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर जय हो, अगर मुझे विजय चाहिए, पहले तो ये समझो कि मुझे विजय चाहिए तो सामने वाले की जय हो करूंगा तो मुझे विजय मिलेगी। और सामने वाले की जय हो तभी होगी जब वो आपसे ऊपर होगा किसी चीज में। जो काम आप करना चाहते ऊपर होगा किसी चीज में, माइंड इट। ये नहीं कि सब चीजों में ऊपर होगा तभी आप करोगे, तब तो आपको मिलेगा ही नहीं कोई। जो ज्ञान आपको आज चाहिए, जिस कारण जो भी काम आपको आज करना है, उसके लिए जो भी ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान में आपके ऊपर जो भी होगा, जिसको भी आप कंसल्ट करोगे, उसकी जय हो करोगे तो आपको समझ में आएगा, तो आपको वो उससे कुछ मिलेगा, तो आप जो काम करने जा रहे हो उसमें विजय मिलेगी आपको। आपको पता है कि वो जब जाते थे घर से, पुरुष युद्ध के लिए जाते थे, तो औरतें आरती उतारती थी उनकी। उसका मतलब क्या है? आरती उतारने का मतलब पता है क्या है? वो अपना अग्नि तत्व, औरत अपना अग्नि तत्व, नारी शक्ति, अपनी नारी शक्ति उसको दे रही है। इमेजिन मैं क्या कह रहा हूं और क्या समझ रहे हो आप, और इसका अर्थ समझो कि युद्ध में जब पुरुष जाते थे तो नारियां उनकी आरती उतारती थी। कारण क्या है उसका? सिर्फ एकमात्र कारण है, और दही चिटाने का एक वो है, दही, 1 चम्मच दही, 2 चम्मच, कुछ तो रहता था, वो दही का कुछ कॉन्सेप्ट था। दही क्यों? दही जमी हुई होती थी, तो दही क्यों? दही अग्नि तत्व को बढ़ाती है। आरती करते थे, अपनी नारी शक्ति दे रही है। पर प्रोसीजर अगर ठीक है तुम्हारे, अगर तुम नारी शक्ति दे रही हो और प्रोसीजर ठीक है तुम्हारे, पहली बात तो तुम्हारी अपनी नारी शक्ति जागृत है कि नहीं है? तुम दे तो रहे हो पर नारी शक्ति तुम्हारी जागृत नहीं है, तो क्या करोगे? तो ट्रांसफर कहां हुई नारी शक्ति? अग्नि के कारण नारी शक्ति ट्रांसफर होती है। दिए की अग्नि में जब वो जलती है और नारी जब वो करती है आरती, अगर उसकी नारी शक्ति जागृत है तो उसकी उंगलियों के थ्रू उस अग्नि से, दिए की अग्नि से, वो जो शक्ति है वो पुरुष के 10वें द्वार से अंदर चली जाती है। ये टेक्नोलॉजी है, प्योर टेक्नोलॉजी, प्रोवाइडेड उनकी आपस की कनेक्टिविटी अच्छी बनी हुई है, स्ट्रांग बनी हुई है, एशो टनल ठीक से बन जाती है। ये एशो टनल का कमाल है, इसीलिए एशो पुरुष और एशो नारी होना जरूरी है। और मैन और वोमैन का मतलब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं मेरे से, चाहे तो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, छोटा सा है कि वो मैन मतलब एक सेंस एक्स्ट्रा है, और जिसके पास सेंस एक्स्ट्रा है तो सोचो कि जिसके पास 6 सेंस है, यानी आपकी 5 सेंसेस है, वो ठीक काम कर रही है कि नहीं पता नहीं, उसके पास तो 6 है। तो अगर आपको उसकी जय करनी है तो उसकी 6 की 6 सेंसेस फंक्शनल होनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है अगर आप विवाह करना चाहते हो तो, कि उसकी 6 की 6 सेंसेस जागृत रहें। ये टेस्टिंग करवानी तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी छठी सेंस जागृत है कि नहीं है। विवाह से पहले होनी चाहिए ये तो। भाई मेरे पास आंख है, ठीक है सब कुछ, पर मैं आंखों में पट्टी बांध लेता हूं, गंधारी, मूर्खता की बात।
भाई आपके पति अगर बाई चांस अंधे हैं, चलो कुछ हुआ, एक्सीडेंट से अंधे हो गए मान लो बाद में, तो आप अगर आंखों में पट्टी बांध लोगे तो बच्चों को पालेगा कौन? फिर तो आपके घर में दुर्योधन ही होगा ना, दुशासन ही होगा ना। धन की पहचान स्त्री को होती है, पर तभी होगी जब उसकी सिक्स सेंस जागृत होगी, नहीं तो कैसे होगी? पांच सेंसेस तो आपके पास भी है, उसके पास भी है, तो आपके पास क्यों नहीं होती वो पहचान, स्त्री के पास क्यों होती है? ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार समझ लो। जब स्त्री संतुष्ट होती है ना, तो वो जब खाना बनाती है तो उसका आकाश तत्व उसकी उंगलियों के माध्यम से खाने में जाता है, तब खाना स्वाद बनता है। स्वाद, खाने में स्वाद आकाश तत्व के कारण आता है। आपकी जो सेंसेस है वो काम करती है आकाश तत्व के कारण काम करती है। आकाश तत्व की इंपॉर्टेंस समझो। हर चीज, सुगंध आपके पास कहां से पहुंची? हवा थोड़ी लेके आई है। मान लो हवा नहीं चल रही है तो आकाश तत्व के कारण आती है। हवा से सुगंध आपके पास नहीं पहुंचती है, आकाश तत्व के कारण पहुंचती है। आवाज जो है आपके कानों में पहुंचती है, आकाश तत्व के कारण पहुंचती है, हवा के कारण नहीं पहुंचती है। ये बेवकूफी वाली बात है अगर आप ये समझते हो कि आपके कान में जो आवाज आई है वो हवा के कारण आई है, हवा लेकर आई है। नहीं, आकाश तत्व। आंखें जो देखती है वो आकाश तत्व के कारण देखती हैं। स्वाद आकाश तत्व के कारण होता है। सेंस, गरम ठंडा, आकाश तत्व के कारण होता है। हर चीज आकाश तत्व पर डिपेंडेंट है, टोटली, कंप्लीटली। हां, यह बात है कि आकाश तत्व हर जगह पर उपस्थित है, प्रेजेंट है। अब यूज आप कितना कर पाते हो, प्रॉब्लम यहां है कि मेरा आकाश तत्व का मैंने क्या कितना वो रखा, जागृत रखा। जिसकी सुनने की क्षमता कम हो रही है यानी उसका आकाश तत्व बिगड़ रहा है, कम होता जा रहा है। उसका अपना आकाश तत्व को रिप्लेस कर रहा है कोई और तत्व, आकाश तत्व की जगह लेता जा रहा है वो। उसको भगाओ, अपने आकाश तत्व को कवर मत होने दो। और पृथ्वी तत्व जो है आकाश तत्व को बहुत जल्दी पकड़ती है, आकाश तत्व को कम करने के चक्कर में लगी रहती है पृथ्वी तत्व। और वो समस्या है। मैल क्या है? कान में जो मैल होती है वो क्या है? पृथ्वी तत्व। अब देख लो आप, मैल जितनी बढ़ती जाएगी उतनी आपकी आवाज कम होती चली जाएगी। जो ब्लॉकेजेस हैं आपके हार्ट की, ब्लॉकेजेस, एंजाइना, क्या है वो? पृथ्वी तत्व। आकाश को ब्लॉक करता जा रहा है, आकाश हटता जा रहा है। आकाश का तो काम है जगह देना, वो जगह देता है, वो तो जगह दे देगा। पृथ्वी तत्व आता है, भैया मुझे जगह चाहिए, ले ले। पिता तत्व है ना, आकाश पिता तत्व है, तो वो किसी को भी दुखी नहीं कर सकता। पिता एक असूल है कि पिता अगर पिता है तो वो किसी को परेशान नहीं कर सकता, किसी को दुखी नहीं कर सकता। पर आजकल के बाप की प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो समझ ही नहीं पाता कि ठीक क्या है, गलत क्या है सामने वाले में। अपना मेरा बेटा है तो वो ठीक ही है, उसको तो मैं जो मर्जी करूंगा, या मेरी बेटी है तो उसको जो चाहिए वो दूंगा। यही प्रॉब्लम है। पृथ्वी को इसीलिए आगे आना पड़ता है, माता को। पृथ्वी को माता तत्व कहा गया है, पृथ्वी को माता तत्व कहा गया है, इसीलिए कहा गया। तो आकाश तत्व को, पृथ्वी को तो जगह देनी ही पड़ेगी। वही ब्लॉकेजेस है, वही मैल है आपका। मतलब इमेजिन, मैल वही है। और कमाई को हाथ का मैल कहा जाता है। पैसा तो हाथ की मैल है, कमाई को नहीं, पैसे को हाथ की मैल कहा जाता है। और मैल पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी
तो आपको पालती है। तो पृथ्वी तो दे ही रही है, तो पैसा कहां से आ गया बीच में? सब कुछ तो पृथ्वी दे रही है आपको, सब कुछ जो भी चाहिए, लग्जरी से लग्जरी, हर तरह की लग्जरी। पर आप अगर पृथ्वी को चोट पहुंचाओगे तो वो आपको चोट पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी? डेफिनेटली पहुंचाएगी, 100% पहुंचाएगी। और क्यों ना पहुंचाए? पृथ्वी का 10 मीटर नीचे सरफेस से 10 मीटर नीचे और तकरीबन 10 मीटर ऊपर, मीटर कह रहा हूं मैं, वैसे बहुत ज्यादा हो गया मीटर भी, पर 10 मीटर नीचे 10 मीटर ऊपर ये हिस्सा पृथ्वी ने दे रखा है। भैया ये मेरा जो है पसीना है, पसीना अंदर से ही निकलता है ना, उसका उपयोग कर लो, जितना करना चाहो, जितना करना चाहो कर लो। नदियां बहती हैं, पृथ्वी का पसीना बहता है। समुद्र पृथ्वी का पसीना है। तो हम माता तत्व को, आकाश पिता तत्व, जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन की बात हो रही थी, जेंडर इक्वेलिटी की बात हो रही थी। तो मैन और वोमैन, यानी वो मैन मीन्स उसमें एक एक्स्ट्रा है, कुछ एक्स्ट्रा है मेरे कंपैरिजन में, और वो बता मैं रहा हूं, सिक्स्थ सेंस कहते हैं उसको। वुमेन में सेंसेस 6 होती है, मैन में 5 होती है। अगर आप 6 सेंसेस उसकी जागृत रखोगे तो आप उसकी जय हो करो, आपकी विजय निश्चित है। आपकी सक्सेस, विजय का मतलब सक्सेस और जय का मतलब ब्लेसिंग्स। तो आज हमने थोड़ा सा जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन और जेंडर इक्वेलिटी दोनों को समझने की कोशिश की है। और मैन वुमेन 2 शब्द, इनको समझ, अगर ये 2 शब्द ही समझ लो तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फिर आप जेंडर इक्वेलिटी की बात नहीं करोगे, जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को समझने की कोशिश करोगे। और ऐशो प्राणी वही होता है, ऐशो पुरुष या ऐशो नारी, ऐशो प्राणी कहते हैं हम लोग। ऐशो प्राणी वही है जो अपने जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को मैनेज करना जानता है। बस इतना ही है, और ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से समय भी काफी हो गया होगा। कितना समय हो गया कोई बता सकते हैं क्या तकरीबन? तो मैं आज की वो एक आध पोयम सुना दूंगा, अगर समय बचा है कुछ तो। 40-45 मिनट तो हो ही गए होंगे। चलो, हम अब एक पोयम बोलेंगे। योग एंड योगा की बात करी थी हमने, जो शुरू किया था मैंने कृष्णेंद्र प्रचारिका दिखाकर। तो योग एंड योगा के ऊपर एक पोएम बनी हुई है। योग व योगा, क्या कहता है ये? योग व योगा इसी से सब कुछ होगा, जो अपनाएगा इसको कष्ट मुक्त ही होगा। दोनों अपनाने पड़ेंगे, योग भी और योगा भी, तभी जाकर के अपनाएगा, तभी वो कष्ट मुक्त होगा। अगर एक अपनाता है तो बेकार है, दूसरा अपनाता है तो, कोई भी एक अपनाएगा तो आधा अधूरा है, तो वो फायदा, इतना फायदा नहीं होने वाला। अपनाने दोनों पड़ेंगे। जिसने ना अपनाया कष्ट उसी ने भोगा। देख लो, जिसने ना अपनाया कष्ट उसी ने भोगा, योग व योगा। जिसने भी अपनाया आनंद अपने ही भोगा, उसने ही भोगा। मतलब आनंद अगर चाहिए, और आनंद जो है
आकाश तत्व से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यानी आनंद तभी आएगा जब आपका आकाश तत्व ठीक होगा। और क्षणिक आनंद आता है ना, कोई काम किया उसमें बहुत मजा आया, तो वो क्षणिक आनंद आता है, मतलब उस समय में आपका आकाश तत्व जागृत था। अगर आकाश तत्व जागृत है तो आनंद आएगा, अगर आपका आकाश तत्व जागृत नहीं है तो आनंद कभी नहीं आएगा। जिसने भी अपनाया आनंद उसी ने भोगा, योग व योगा, फिर नहीं चाहिए कोई दरोगा। यानी कोई मॉनिटर नहीं चाहिए, अपने आप, अपने गुरु अपने आप बनो। दरोगा का मतलब है गुरु, अपने गुरु अपने आप बनो। तो योग व योगा, फिर नहीं चाहिए दरोगा, होगा 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 आनंदित जीवन होगा। योग व योगा, एक्चुअली आकाश तत्व जागरण के लिए दोनों चाहिए, योग भी चाहिए योगा भी चाहिए। समस्या ये है। खैर, फिर ये एक पोएम है छोटी सी, कुच्छल एंथम कहा गया इसको। जन मन तन अधिनायक समझाता, आभा रत पृथ्वी ही भाग्य की दाता। पृथ्वी भाग्य देती है आपको, पृथ्वी तो सब कुछ देती है, पालती है आपको पृथ्वी है भाई, पालती पृथ्वी नहीं है। यहां पर यह कंफ्यूजन में बताया ना, पालती का मतलब है कि जो कुछ भी आपको पलने के लिए चाहिए वो पृथ्वी देती है आपको। पालता तो पुरुष है, आकाश तत्व पालता है, आकाश को इसीलिए पिता तत्व कहा गया है। कृष्णांश, जिसका भी कृष्णांश न जागा वो है सबसे बड़ा अभागा। कृष्णांश कौन? कृष्णांश कौन, वैसे एक सीरीज चलती है शायद कृष्णांश कौन के नाम से, कोई बच्चे सवाल पूछा करते थे, पता नहीं एक वीडियो आया करती थी नेट के ऊपर, फेसबुक पर। तो जिसका भी कृष्णांश ना जागा वो है सबसे बड़ा अभागा। ये क्या है, ये कृष्णांश क्या है? तो हर प्राणी के अंदर जो इंद्रियां दी गई हैं उनका मालिक है कृष्ण, उनका मालिक है कृष्ण। वो सारथी और 7 घोड़े वो बताया जाता है ना, कुछ कुछ तो कहानी सुनाई जाती है, मन सारथी है और क्या वो 5 सारी इंद्रियां उसको मिलती हैं, जाके उससे बात करती हैं, कुछ कुछ तो है। तो मन कृष्ण है और कृष्णांश हवा की ऊर्जा है, हवा की आत्मा है, और सांस के द्वारा आप हवा को अंदर लेते हो। और जब आपका कृष्णांश जाग जाता है, कृष्ण कृष्णांश से जागता है, तो जब कृष्ण को कृष्णांश मिलने लगता है तो आप कृष्णांश बन जाते हो, बनने लगते हो। और जब आप कृष्णांश बन जाते हो तो समझो कि तब समझो कि आप ऐशो प्राणी बन गए। तो कृष्ण जागृत कर रहे हैं और आपकी इंद्रियां कृष्ण के कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके अंदर जो बैठा कृष्ण है उसके कंट्रोल में है। कृष्णांश जगाने को राग अलापा, 10 दिशाओं में जो व्यापा। ये कृष्णांश जगाने को राग अलापा मतलब जय हो भाई, इसका यही मतलब है। कृष्णांश जगाने को राग अलापा मतलब जय हो बोला मैंने, जय हो। मंगलकारी बना तत्व आकाशा। देखो, आकाश तत्व ही मंगलकारी बनाना है आपको। मंगलकारी बना तत्व आकाशा, जय विजय की लहराई पताका। कितना सुंदर लिखा है, मतलब कितना कमाल का लिखा है। जय विजय की लहराई पताका, यानी जय हो आपने किया, आपने जय हो किया और आपकी विजय हो गई। कमाल है। जन मन तन अधिनायक समझाता, आभा रत पृथ्वी ही भाग्य की दाता। तो ये एक एंथम है जो मैंने आपको छोटा सा बताया इस प्रचारिका में से। एक ना ये आज मैं आपको ये सुनाता हूं, इसका नाम है कृष्णांश आरती। आत्मा वो ही तो रथ है जिसपे मन होता है सवार। मन क्या है? कृष्ण तत्व। आत्मा क्या है? शिव तत्व। ये तन वो ही तो नाव है
बुद्धि जिसकी है पतवार। शिव तत्व, आत्मा शिव तत्व है और क्या, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। सॉरी, तो आत्मा शिव तत्व नहीं है, आत्मा है कृष्णांश तत्व। आत्मा कृष्णांश तत्व है और बुद्धि जिसकी है पतवार, बुद्धि है शिव तत्व। आत्मा वही तो रथ है जिसपे मन होता है सवार। आत्मा रथ है, आत्मा को कृष्णांश तत्व बताया है और मन को कृष्ण तत्व बताया है और बुद्धि को शिव तत्व। ये तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। यानी शिव तत्व आपके तन को गवर्न करता है। मन है गट्ठर कर्म फलों का। ये तो आगे फिर कर्मफल और वो आ गया, इसको छोड़ो। मैं बात इतनी करता हूं, आत्मा वही तो रथ है जिसपे मन होता है सवार। ये तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। तो इसको आज से हम एक नाम दे देते हैं, अश्विनी मूल वाक्य। ये मेरा मूल वाक्य हो गया, अश्विनी मूल वाक्य बना दिया मैंने आज से इसको। ऐशो सभ्यता का मूल वाक्य हो गया, आत्मा वही तो रथ है, आत्मा यानी कृष्णांश तत्व, जिसपे मन होता है सवार यानी कृष्ण तत्व, और ये तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। तो बुद्धि शिव तत्व। तो इस अगर 2 लाइनों का अगर आप गान करते हैं, 2 लाइनें कह लो या 4 लाइनें कह लो, इसको 4 लाइनें, इन 4 लाइनों की अगर आप क्या करते हैं, माला, एक माला 108 बार, ये एक बार हुआ ये। वो कहते हैं ना कि राम राम का 108 बार जाप करते हैं। तो जिस प्रकार राम राम का 108 बार जाप करते हैं, उसी प्रकार अगर आप सूर्य उदय के समय पीताम्बरो एनर्जी को प्राप्त करने का तरीका बता रहा हूं मैं ये आपको। पीताम्बरो एनर्जी प्राप्त करने का एक तरीका बता रहा हूं, पुरुषों के लिए खास है ये, स्त्रियां भी यूज कर सकती है चाहे तो, क्योंकि नारी शक्ति को तो जागरण दोनों को ही करना है ना, तो यूज कर सकती हैं। तो पीताम्बरो एनर्जी नारी शक्ति जागरण में बहुत हेल्पफुल है, पर नारियों के लिए ब्लू ब्रिजो एनर्जी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, पुरुषों के लिए पीताम्बरो एनर्जी, और पुरुष जो है, स्त्रियां जो है पीताम्बरो का भी यूज कर सकती हैं, और पुरुष भी ब्लू ब्रिजो का यूज कर सकते हैं, पर वो जरा टेढ़ा काम है, मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें समाज इन्वॉल्व हो जाता है पूरा का पूरा। तो सामाजिक व्यवस्था के अंदर जाना पड़ता है उनको। स्त्रियों के लिए अपने इंडिविजुअल के लिए है, पीताम्बरो एनर्जी इंडिविजुअल के लिए है। पर जब पुरुष के ब्लू ब्रिजो की बात आती है तो वो फिर एक्चुअली वो गे कल्चर इसीलिए प्रमोट हो गया कंफ्यूजन के कारण, कि जब ब्लू ब्रिजो एनर्जी पुरुष को यूज करनी है तो वहां पर समाज आ जाता है, पूरा का पूरा समाज को इन्वॉल्व करना पड़ता है। इसलिए ब्लू ब्रिजो एनर्जी को पुरुष मिसयूज नहीं समझ पाए, या पता नहीं था, या ज्ञान नहीं था। अन्यानी सभ्यता में कंफ्यूजन बहुत है ना। तो ब्लू ब्रिजो एनर्जी पुरुष अगर प्राप्त करना चाहता है, यूज करना चाहता है, तो समाज, स्त्री अपने लिए, पीताम्बरो एनर्जी दोनों की अपने अपने लिए। तो ये फर्क है। और पीताम्बरो एनर्जी के लिए ये मूल वाक्य जो भी मैंने बताया, 108 बार सूर्योदय के समय में और ताली बजाकर। सर्वोत्तम टाइम है 5:30 से 6:30 के बीच में। मौसम में कोई कनेक्शन नहीं है, मौसम से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। बाहर नहीं जा पाते तो घर के अंदर कर लो, कोई बात नहीं, चलेगा। पर 5:30 से 6:30 का ही टाइम है इसके लिए। बल्कि मैं बताऊं आपको तो 5:30 का मतलब 5:36 एग्जैक्टली बता रहा हूं मैं आपको। 5:36 से लेकर के और 6:24 तक, बस इतना ही, इतनी विंडो है, मात्र इतनी विंडो है।
तो इसमें अगर इसको आप 108 बार जाप करेंगे ताली बजाकर, 1 2 3 4 5, मतलब एक बार ये सेट है ताली का, 1 2 1 2 1 2 3 ये बजानी है और फिर इसका गान करना है बाद में। पहले ताली बजानी है फिर इसको गाना है। तो ये पीताम्बरो एनर्जी आपको रिसीव होने लगेगी। और आंख खोल करके, आंख बंद नहीं करनी है, आंख खुली होनी चाहिए। और अगर सूर्य दिख रहा है उदय होता हुआ तो बाहर बैठ करके सूर्य उदय के समय में करें तो ज्यादा बेटर है, खुले में करें। और अगर सूर्य नहीं उदय हो रहा है तो आप कमरे घर में अंदर बैठकर भी कर सकते हैं इस बात को। तो आज 9 तारीख है ना, आज क्या डेट है? आज मेरे ख्याल से 9 जनवरी है कि नहीं? कोई बताएंगे, कंफर्म करेंगे क्या आज की डेट क्या है? जो कुछ सोल सुन रहे हैं मेरे ख्याल से आई थिंक 9 जनवरी होनी चाहिए आज। तो मैं देख नहीं पाया एक्चुअली जब मैंने शुरू किया था, क्योंकि समय हो रहा था शुरू करने का और डेट में देख नहीं पाया। खैर एनीवे, हाँ 9 जनवरी आ गया यहां पर लिखा हुआ। तो 9 जनवरी है इसलिए मेरे को ये पूर्णता का दिन है, यानी आज से छठी होगी 14 को, 9 10 11 12 13 14 संक्रांति है 14 की। तो आज से आप इस काम को शुरू कर दें आज शाम से। ये पीताम्बरों के लिए भी ये काम करता है, ओ सॉरी ब्लू ब्रीजों के लिए भी, पर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए भी थोड़ा बहुत तो काम करेगा, पर वो काम नहीं करेगा। वो काम भी कर सकता है वैसे तो, तीनों लगे हुए हैं। हाँ यार, पीताम्बरों के लिए सुबह और ब्लू ब्रीजों के लिए शाम को। शाम का जो समय रहेगा वो रहेगा 3:36 से लेकर के और 4:24 4:24 करेंगे, 4:24 से लेकर के और 5 बजे तक, 24 सवा 5:12 तक, 4:24 से लेकर के और 5:12 तक का टाइम है इसका शाम का। और सुबह का ये है। प्रोसीजर सेम है, दोनों के प्रोसीजर सेम है, क्योंकि उस समय में ना एक्चुअली सन ब्लू ब्रीजो एनर्जी रिलीज कर रहा होता है मून के लिए, चंद्रमा के लिए। तो परफेक्ट टाइम है वो, 4:24 से लेके 5:12 तक शाम को। और सुबह मैंने क्या बताया, वो जो भी बताया आपको, 5:36 बताया था ना, क्या बताया था, 5:36 से और 5:36 से 24 और 24, क्या बताया मैंने, 6:24, 5:36 से 6:24 बताया हुआ है, 6:12 बताया पता नहीं, 6:24 है वैसे। 5:36 से लेकर के 6:24 तक सुबह का टाइम, 5:36 से लेकर के और 6:24 तक का सुबह का टाइम। और शाम का 4:24 से 5:12, 5:12 तक। तो ये प्रोसीजर मैंने बता दिया, ताली बजा करके और 108 बार करना है। और आज शाम से शुरू करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया दिन है आज का, पूर्णता का दिन है। और शाम से योग का दिन शुरू हो जाएगा, आज शाम से 4 बजे के बाद से। तो आज से इसको शुरू कर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और मकर संक्रांति छठी है, उस दिन आप वो कर लें, क्या था वो, एक को याद किया था ना, मकर संक्रांति बहुत अच्छा दिन बताया था उसके लिए, 13वीं के लिए, किसी अन्यानी सभ्यता की 13वीं के लिए। अपनी अपनी अन्यानी सभ्यता की 13वीं कर लो,
मकर संक्रांति को, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और उसका प्रोसीजर भी यही है, बस हवन करना है साथ में इसके। जो उस दिन का हवन है वो हवन कर लो। वो प्रोसीजर पूछ रहे थे कुछ लोग मेरे से, तो उसका प्रोसीजर वही हवन कर लो और ये साथ में करना है। तो आपकी अन्यानी सभ्यता की 13वीं भी इसके साथ अपने आप हो जाएगी। शाम वाले में हवन शाम को होगा, इसका हवन शाम को होगा, 13वीं वाला जो कह रहा हूं मैं। बाकी आप जो रूटीन में करते हो करो, पर 13वीं वाला हवन शाम को होगा। और ये आपको करना पड़ेगा, अश्विनी मूल वाक्य करना पड़ेगा 108 बार। वही प्रोसीजर वही रहेंगे, फिक्स है, सेम है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर अगली कथा में मिलेंगे। तब तक के लिए जय कृष्णेंद्र, प्रणाम।